चल बरोत साहब, मैं वही सवाल आपके पास लेके आऊंगा कि ग्लोबल टेंशन, ये वॉर, ये सब चलता रहेगा तो गोल्ड बढ़ता रहेगा, मतलब रुकने वाला अब नहीं है? या फिर आपको लगता है कोई एक सीमा है जहां पे चल के सैचुरेशन पे आ जाएगा? क्योंकि अब देखिए कि गोल्ड के अलावा, हालांकि गोल्ड के बराबर की चीज़ तो नहीं है, क्रिप्टो जैसे कई सारे एसेट हैं, अभी भी डिजिटल एसेट हैं जहां पे लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। आई थिंक लक्ष्मण, मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स में नेवर से नेवर ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हालांकि अभी हमें सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है गोल्ड में, लेकिन ये कहना कि ये प्राइजेस कभी सिग्निफिकेंटली करेक्ट नहीं होंगे, तो आई थिंक मैं उस ओपिनियन में नहीं हूँ। कहीं ना कहीं यस, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, बट आई थिंक एक इमीडिएट अगर मैं देखूं नेक्स्ट 2-3 साल में कोई एक ट्रिगर आ सकता है, तो शायद ट्रम्प प्रेसिडेंसी जब एंड होती है और यूएस में शायद अगर कोई ज्यादा नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन वापस आता है, तो वो एक ट्रिगर डेफिनेटली मार्केट्स के लिए हो सकता है। या फिर जैसे मैंने कहा कि इवेंचुअली ग्लोबल जो ट्रेड है, जो जिसमें ट्रेड करता है, उसमें कोई इक्विलिब्रियम नया मिले, कि या तो जैसे बात हो रही थी कि ब्रिक्स बैक कोई करेंसी आएगी, कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके कोई करेंसी लॉन्च करेंगे, तो शायद उसका ग्लोबल एक्सेप्टेंस होगा। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में जो इतना फिलहाल जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है सेंट्रल बैंक से, शायद वो तब धीमा पड़ जाएगा। तो हमेशा कोई भी एसेट को बढ़ने के लिए उसमें इंक्रीमेंटल डिमांड आती रहनी जरूरी है। यस, अभी डिमांड ज्यादा है, अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप ज्वेलरी को हटा दे तो बाकी सभी क्षेत्र से जो है गोल्ड में डिमांड अभी तो ऑन गोइंग है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कोई बबल टेरिटरी में ऑलरेडी है, या इमीडिएटली कोई प्राइस में रिवर्सल है, बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि गोल्ड प्राइस कभी नीचे नहीं आएंगे। यस, शायद ये हो सकता है कि वापस 2000 या 2500 के लेवल हमें नहीं दिखे, क्योंकि बेस ही प्राइस का ऊपर आ चुका है। बट ये कहना कि प्राइस कभी नीचे नहीं आएंगे, आई थिंक मैं उस कैंप में नहीं। उसमें आपने, लेकिन एक चीज़ आपने जो कहा कि अब डॉलर के अलावा दूसरे विकल्प पे लोग विचार कर रहे हैं, इसमें से एक ब्रिक्स करेंसी जैसी चीज़ें भी हैं। तो अजय श्रीवास्तव साहब, ये ब्रिक्स करेंसी की बात करें या फिर डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी को उभरने की बात करें, कितना फिजिबल आपको दिख रहा है? देखिए, अभी तो फिजिबल मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि डॉलर की अपनी 100 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इट्स अ ग्रेट मींस ऑफ एक्सचेंज। अगर हम व्यापार करना चाहें तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, काफ़ी लिक्विड है। इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं ओवर द मंथ्स, जैसा और किसी करेंसी के साथ नहीं है। युआन नेक्स्ट आता है, लेकिन भरोसा नहीं है चाइनीज करेंसी पर लोगों का बिल्कुल भी। तो जस्ट बिकॉज डॉलर का अल्टरनेटिव नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग करेंसी, इसलिए मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे कि डी डॉलराइजेशन किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि लोकल करेंसी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। लोकल करेंसी ट्रेडिंग कैसे होती है? जैसे कि मैं आपको एक पेन बेचना चाहता है, आप मान लिए कि जर्मनी में रहते हैं, तो आज मैं अगर पेन बेचता हूँ आपको, तो आप मुझे कैसे पे करते हैं? आप ड्यूश मार्क को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, और डॉलर फिर मेरे पास आता है, मैं उसको रुपये में कन्वर्ट करता हूँ। उधर आप देते हैं उसका प्रीमियम कन्वर्जन का, इधर मैं कन्वर्जन। तो ये 3 से 5% होता है। अगर हम डायरेक्ट कर लें, एक ऐसा एक्सचेंज है जहाँ दोनों चीज़ें आराम से ट्रेड हो सकती हों, तो वो पैसे जो हम देते हैं बैंक को चेंज कन्वर्ट करने के लिए करेंसी, वो पैसे हम बचा सकते हैं। तो ये रशिया ने, इंडिया ने, चाइना ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने ये चीज़ पकड़ ली है, और काफ़ी लोकल करेंसी बढ़ रही है। न न केवल न इस वजह से कि हम डॉलर को चैलेंज कर रहे हैं, बट बिकॉज मेरा 3 से 5% पैसा जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटा रही है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये काफ़ी बढ़ेगी व्यापार में। तो डॉलर रहेगा सुप्रीम करेंसी, लेकिन उसका यूज जो है ट्रेड में, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसका असर गोल्ड प्राइस पे भी पड़ सकता है क्या, शरद कोहली साहब? बिल्कुल, इसका असर गोल्ड प्राइस पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं। अभी तो डी डॉलराइजेशन पूरा हुआ नहीं है, सिर्फ उसको क्योंकि ट्रम्प साहब की पॉलिसीज की वजह से डॉलर को अब बहुत ज्यादा बुलिश नहीं देखा जा रहा है, उसकी वजह से इतना असर है। और मैं एक, आपने सवाल किया था, आपकी इजाजत से उस पर जवाब देना चाहूंगा जी जी। कि जो आपको प्राइस, जब आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, आपको कुछ और प्राइस दिखती है, सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और प्राइस दिखती है, तो क्या ये जो स्टॉक्स की तरह प्राइस चलती है? तो मैं यहाँ पर सीएनबीसी के आवाज के, वैसे तो दर्शक ज्यादातर कमोडिटी मार्केट से भी जुड़े रहते हैं,
पर गोल्ड में दो प्रकार के बाइंग सेलिंग होती है। एक बाइंग सेलिंग होती है जो फिजिकल डिलीवरी ली जाती है, यानी कि जो ज्वेलरी के लिए डिमांड होती है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड होती है, या जो लोग बार्स और कॉइन्स में निवेश करते हैं। पर दूसरा जो बड़ा क्वांटिटी में ट्रेडिंग होता है लक्ष्मण, जैसे अमेरिका में कॉमेक्स है, भारत में एमसीएक्स है, यहां पर सीधा कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे जाते हैं जिसकी की मंथली एक्सपायरी होती है। और ये आजकल इस कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। महीने में एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, हजारों किलो, मैं यहां जानकारी के लिए बता दूं, हजारों किलो गोल्ड रोज खरीदा जाता है और बेचा जाता है, परंतु फिजिकली ना खरीदा जाता है ना बेचा जाता है। इसको हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये जो आपको शॉर्ट टर्म मूवमेंट दिखाई देते हैं कि 100 रुपए घट गया, 200 रुपए घट गया, 300 रुपए बढ़ गया, ये स्पेकुलेटिव मूवमेंट से, या डॉलर में हम देखते हैं सुबह $3800 था, शाम तक 3800 रह गया था, अब फिर चढ़ना शुरू हो गया। तो ये आजकल स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी गोल्ड में बहुत हो रही है। और आपको एक और बात, मजेदार बात बताऊं कि जो हमें स्टॉक मार्केट में आजकल सुस्ती दिखाई दे रही है, बहुत सारा पैसा जो शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स लगाते थे, उन्होंने अपने पैसे को गोल्ड और सिल्वर में लक्ष्मण डाइवर्ट किया है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो ईटीएफ फॉर्म में हो। इसी वजह से जो पैसा, जो इनफ्लो है स्टॉक मार्केट का, कुछ हद तक, सारा तो मैं नहीं कहता, कुछ तो आईपीओ ने ले लिया है, पर कुछ हद तक वो गोल्ड में गया है। तो इस कारण से आपको गोल्ड ये शॉर्ट टर्म में ऊपर और नीचे दिखाई देता। तो इस प्राइस को हम दो हिस्से में बांट दें। हाँ जी हाँ हाँ, प्लीज अपनी बात पूरी करिए। इस प्राइस को हम दो हिस्से में बांट दें। एक इसकी जो हार्ड परचेज होती है, यानी कि जो लोग इसको फिजिकली डिलीवरी लेते हैं, आपने बार धनतेरस पे लोग खरीदते हैं, अक्षय तृतीया पे खरीदते हैं, शादी में डिमांड होती है। और दूसरी प्राइस का कंपोनेंट होता है जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है। मैं उसको स्पेकुलेटिव इसलिए मानता हूं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट चलती है। हालांकि एमसीएस उसके पीछे सॉलिड गोल्ड की बैकिंग रखता है। और इस समय लक्ष्मण 99% हमारे देश की गोल्ड की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट की जा रही है। हमारे यहाँ मात्र 1% गोल्ड बनता है। गोल्ड की इंपोर्ट की वजह से सरकार भी परेशान है। आप तो सरकारी गलियारों से बहुत नजदीक से जुड़े रहते हैं। सरकार इस इंपोर्ट से परेशान है क्योंकि एक ऐसी कमोडिटी है जो कि ज्वेलरी में इस्तेमाल होती है या निवेश में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसका कोई इंडस्ट्रियल यूज हालांकि इतना इसके नहीं लिए, है। हालांकि बीच में इन लोगों ने गोल्ड सोवरेन बॉन्ड टाइप से लाया था, लेकिन गोल्ड सोवरेन बॉन्ड पे भी सरकार को लगा नुकसान हो रहा है तो वापस कर लिया। लेकिन एक चीज आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि एक होता है फिजिकल गोल्ड लेना, एक होता है स्पेकुलेटिव, लेकिन एक और चीज होता है कुणाल शाह साहब, वह है कि ईटीएफ के जरिए लोग गोल्ड लेते हैं। फिजिकल गोल्ड नहीं होते, पेपर गोल्ड लेकर के लोग आते हैं। इसका भी चलन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अलग अलग फंड हाउसेस का भी इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, आम पब्लिक की दिलचस्पी बढ़ रही है। ये भी एक बड़ी वजह मानी जाए गोल्ड प्राइस बढ़ने की। ये साल सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है वो है ईटीएफ, इंडिया और वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ में लगातार बाइंग आ रही है। आज एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, आज एक कोई इन्वेस्टर है जिसका डीमैट अकाउंट है स्टॉक मार्केट में और उसे गोल्ड लेना है, तो ईटीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड का ये जो तेजी का जर्नी है। तो हमने ये साल सेंट्रल बैंक जो लास्ट 3 साल से गोल्ड की परचेज डोमिनेट कर रहा है और ये साल हम देखेंगे तो ईटीएफ फिर से आ गया है। सो मुझे लग रहा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर एटलीस्ट 40 to 50% राइज इन ईटीएफ डिमांड आपको देखने मिलेगी ये साल। पूरे साल के एंड में आप देखेंगे एज कंपेयर टू द 2024 दिस ईयर विल विटनेस मैसिव इनफ्लोज। क्योंकि जैसे आपने कहा कि लोग क्या सोचते हैं कि मैं गोल्ड के यूनिट लेके छोड़ दूं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। आप फिजिकल गोल्ड लेते हो या बार लेते हो या कॉइन लेते हो तो आपको उसको वॉल्ट में रखना है, घर पे रखते हो तो सेफ्टी का इश्यू रहता है। तो जो लोग गोल्ड में एक्सपोजर रखना चाहते हैं, कोई एक छोटा निवेशक है वो 20,000 रुपया भी डालना चाहता है या 10,000 रुपया भी डालना चाहता है, तो वो भी इसमें एक्सपोजर ले सकता है गोल्ड ईटीएफ द्वारा। सो आई थिंक दैट्स द रीजन ये ईटीएफ बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए गोल्ड में, सिल्वर में, दोनों में। और ये दोनों में हमने इंडिया में ये ईटीएफ मार्केट को ही बहुत तेजी से ग्रो होता हुआ देखा है। एवरी डे इंडिया के जो टॉप ईटीएफ्स है उसमें आप देखिए आज की तारीख में जो मेजर डिमांड आ रही है, फिजिकल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस में दबाव नहीं आ रहा है। फिजिकल मार्केट इतना गोल्ड के प्राइस बढ़ने के बावजूद भी प्रीमियम में है, उसका वन ऑफ द रीजन ही है ईटीएफ मार्केट। क्योंकि ज्वेलर से डिमांड अगर कम हो जाती है तो ईटीएफ वाले आके गोल्ड लेके जाते हैं। सो ये नया डिमांड क्रिएट हो रहा है और ये नई डिमांड क्रिएट होने की वजह से गोल्ड में और ज्यादा तेजी के रीजन आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में हर्षल बरोच साहब ईटीएफ की डिमांड ऐसी बनी रहेगी, क्योंकि लोगों को ज़्यादा सूट करता है
रिटर्न का रिटर्न मिल रहा है, रिस्क का रिस्क नहीं है, और खरीदना बेचना काफ़ी आसान हो रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं आपकी क्लैरिफाई करने चाहूंगा कि ईटीएफ कोई पेपर प्रोडक्ट नहीं है। ईटीएफ जो होते हैं कंप्लीटली इंडिया में जो है फिजिकली बैक्ड बाय गोल्ड होते हैं, तो पेपर प्रोडक्ट वैसे नहीं है। आप उसे डिजिटल प्रोडक्ट कह सकते हैं ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, बट डेफिनेटली। और जैसे कि कुणाल ने कहा, आई थिंक इस साल ईटीएफ फ्लोज जो है वो बहुत बड़ा कारण रहे हैं गोल्ड की रैली के पीछे, स्पेशली क्योंकि इस बार वेस्टर्न कंट्रीज लिस्टेड जो ईटीएफ्स है, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड ईटीएफ है, उसमें बाइंग आई है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि वेस्टर्न इन्वेस्टर्स जो है ईटीएफ में, वो कंसिस्टेंटली सेल कर रहे थे डिस्पाइट द प्राइस के प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। लेकिन इस बार अब वो प्राइस चेस करने लगे हैं। तो इस बार जो पहले 6 महीनों के जो आंकड़े हैं उसमें अगर आप देखें तो 60 to 70% ईटीएफ फ्लोज है ग्लोबली इस साल, वो वेस्टर्न ड्रिवन इंस्टीट्यूशन से आए, तो ये वेस्टर्न डिमांड से आए हैं। तो ये ट्रेंड हमें लगता है कि जब तक गोल्ड को रिलेटेड जो सेंटिमेंट जो है मार्केट में पॉजिटिव है, तब तक तो ये फ्लोज पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन क्योंकि ईटीएफ इतना बड़ा ड्राइवर है, तो ये कहीं ना कहीं रिस्क भी बन जाता है, क्योंकि वेस्टर्न इन्वेस्टर्स का टिपिकली गोल्ड के प्रति जो सेंटिमेंट है वो ईस्टर्न इन्वेस्टर्स से बहुत ही अलग है। ईस्टर्न इन्वेस्टर्स फॉर एग्जांपल इंडिया में गोल्ड को लेके बहुत ज्यादा सेंटिमेंट एक होता है कि हम गोल्ड जल्दी सेल इन्वेस्टर नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा सोचता है कि गोल्ड ऊपर ही जाता रहेगा। और कहीं ना कहीं इंडिया में ये ट्रू भी प्रूव हुआ है, क्योंकि हमारी करेंसी जो है हर साल ऑन एन एवरेज 3 से 4% डिप्रिशिएट करती है। तो ऐसे भी पीरियड्स आए हैं जब इंटरनेशनल प्राइसेस करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में प्राइस या तो स्टेबल है या फिर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि रूपी डिप्रिशिएट कर रहा था। तो ईस्ट में जो सेंटिमेंट है गोल्ड की तरफ वो अलग है, बट वेस्टर्न इन्वेस्टर्स जो है वो इतने सेंटिमेंटल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव से बाय करते हैं, और कभी ना कभी उनकी सेलिंग आएगी, और वो अगर भारी मात्रा में आई तो वो डेफिनेटली गोल्ड प्राइस पे वेट करेगी कहीं ना कहीं।